यह आदमी सिस्टम की एक खामी की वजह से पूरे 30 साल तक शुरुआती गांव में फंसा रहा। वजह सिर्फ इतनी थी कि जब भी वह 5वें लेवल पर पहुंचने वाला होता, सिस्टम में गड़बड़ अक्षर दिखाई देते और उसे फिर से लेवल 1 पर रीसेट कर दिया जाता। इन 30 सालों में जिन राक्षसों से वह लड़ता रहा, वे भी साधारण जंगली कुत्तों से बदलकर ऐसी विशाल ड्रैगन बन गए जिनके पास दुनिया को नष्ट करने की ताकत थी। और हर बार जब वह अपनी तलवार से राक्षसों से लड़ता, उसका शरीर और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। लेकिन आज सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटर की नजर मुझ पर पड़ गई। जब उसने देखा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया हैरानी थी। आखिर मेरा लेवल सिर्फ 4 था और मेरे आंकड़े भी बहुत खराब दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके लिए यह अच्छा था। इससे वह मुझे चुपचाप खत्म कर सकता था। अगर उस बड़े साहब को पता चल जाता कि उसने इतनी छोटी गलती की है, तो उसे जरूर सजा मिलती। इसलिए उसने मुझे उस टेरा महाद्वीप पर भेजने की तैयारी की, जहाँ जाने के लिए कम से कम 20वां लेवल चाहिए था। उसका इरादा था कि मैं वहाँ के ऊंचे दर्जे के राक्षसों के हाथों मारा जाऊं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इन 30 सालों में मैं अनगिनत राक्षसों को मार चुका था। मेरे आंकड़े इतने कम दिखने की वजह यह थी कि जब सिस्टम ने गलती से मेरा लेवल रीसेट किया, तो उसने मेरे सारे आंकड़ों को छिपे हुए आंकड़ों वाले हिस्से में डाल दिया। इसी वजह से भले ही मेरा लेवल सिर्फ 4 था, लेकिन मेरी असली ताकत बेहद खतरनाक थी। उसी समय मैं आग के पास बैठकर मांस भून रहा था, तभी अचानक आसमान में एक भंवर दिखाई दिया। उसके अंदर से सिस्टम की आवाज आई, सिहराटना दुनिया बंद हो रही है। अगले ही पल कोई रहस्यमयी ताकत मुझे अपने साथ खींच ले गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तो मुझे खुशी हुई कि मैं एक बिल्कुल नई जगह पर आ गया था। भले ही मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन कम से कम मैं उस बंजर जगह से बाहर निकल आया था। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा लेवल अचानक 5 हो गया था। साथ ही मुझे एक अनुवाद करने की क्षमता भी मिल गई। नियम के हिसाब से तो टेरा महाद्वीप पर सिर्फ 20वें लेवल के लोग ही जा सकते थे। कहीं सिस्टम में फिर से कोई बग तो नहीं आ गया? तभी अगले ही पल सिस्टम ने एक नया संदेश दिखाया। अंतिम मिशन, राटना की 6 देवियों में से एक को मारो। मिशन पूरा करने के बाद तुम्हें अमृता मिलेगी, साथ ही अपनी ताकत बरकरार रखते हुए पृथ्वी पर लौटने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा 3 अतिरिक्त शर्तें भी थीं। मिशन के दौरान किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, और तुम्हें फ्री सिटी के हंटर एसोसिएशन में शामिल होना होगा। मैं अभी अपनी स्थिति समझ ही रहा था कि एक अजीब आवाज ने मेरा ध्यान खींचा, लेकिन उस राक्षस की शक्ल देखकर मैं अपना सिर खुजलाने लगा। इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी मैंने पहली बार ऐसा राक्षस देखा था। अगर इसे ड्रैगन कहा जाए तो यह बहुत ही बदसूरत ड्रैगन था। मैं तलवार निकालने ही वाला था कि मुझे पता चला कि मेरा हथियार मेरी पीठ पर नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी विशाल तलवार जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उस समय उसे उठाने का मौका नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया और सीधे उस उड़ने वाले ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ वो ड्रैगन दूर जा गिरा। ये देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। मैं तो बस तलवार उठाने का मौका ढूंढ रहा था। जब मैंने फिर से उस ड्रैगन को देखा, तो वह पूरी तरह मेरी ताकत से डर चुका था। वह आंसू बहाते हुए मुझसे जान की भीख मांगने लगा। उसने सिर्फ यही कहा कि मैं उसे छोड़ दूं। तब मैंने उससे पूछा कि क्या ये ग्लैडी किंगडम के अधीन साटे फॉरेस्ट है, लेकिन ड्रैगन ने बताया कि ग्लैडी किंगडम तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब यहाँ एसाराड किंगडम है। ये सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया। मैंने मन ही मन सिस्टम की जानकारी को बहुत पुराना बताया। ड्रैगन की चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए मुझे उसे पीठ पर उठाकर उसके घोंसले तक ले जाना पड़ा, ताकि वह अपने घावों पर पट्टी बांध सके और बात करते करते मर न जाए। इसी दौरान मुझे पता चला कि इस दुनिया में कई दूसरी दुनिया से आए लोग मौजूद हैं। उन्होंने देवियों को मारने के लिए ग्रेटरस नाम का एक संगठन बनाया था, लेकिन वे देवियों का चेहरा तक नहीं देख पाए। उन्हें महाद्वीप के 4 महान नायकों ने तुरंत खत्म कर दिया। उसके बाद 6 देवियों के पवित्र क्षेत्र महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। लोगों का कहना था कि दूसरी दुनिया से आए लोगों ने दुष्ट दानव देवता के साथ समझौता किया है, इसलिए उन्हें देखते ही बिना किसी शर्त के मार देना चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे 30 साल तक उस बंजर जगह में फंसा कर रखा गया। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला, और अब लोग मुझे दानव और पूरे महाद्वीप का दुश्मन बता रहे थे। अगर ऐसा है तो चाहे मुझे देवियों के साथ सौदा करना पड़े या उनका गुलाम बनना पड़े, मैं उस तथाकथित दानव देवता को जरूर मारूंगा और जिंदा पृथ्वी पर वापस लौटूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी पहचान जानते हो, तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसके बाद कुछ समय तक गुफा के अंदर उस ड्रैगन की चीखें गूंजती रहीं, जब तक कि वह पूरी तरह मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो गया। तब मैंने उसे अपना असली मकसद बताया। मैं चाहता था कि वह मुझे इस दुनिया की कुछ साधारण बातें सिखाए, लेकिन ड्रैगन को डर था कि सब कुछ बताने के बाद मैं उसे मार दूंगा। मैंने सिर हिलाकर कहा कि ऐसा करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, और मैं बहुत लंबे समय से किसी इंसान से बात भी नहीं कर पाया था। मेरी यह बात सुनकर शायद उसे कुछ याद आया। आखिरकार उसने सच में मेरी मदद करने के लिए हाँ कह दी। ये मेरे लिए काफी हैरानी की बात थी। मैंने तुरंत उसका धन्यवाद किया। कपड़े बदलने के बाद ड्रैगन ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा कि अगर मैं देवी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे या तो 4 महान नायकों में से एक होना पड़ेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा कारनामा करना होगा, क्योंकि दानव देवता पैलोस की ताकत अभी भी इस दुनिया में मौजूद थी। देवियों से मिलने के लिए उन राक्षसों को मारना जरूरी था जिन्हें दानव देवता ने बनाया था। इसलिए मुझे एक हंटर बनना होगा।
होगा। तब मुझे समझ आया कि सिस्टम ने भी मुझे पहले हंटर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए क्यों कहा था। ड्रैगन को न सिस्टमन शब्द समझ नहीं आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। अगर इसमें खराबी ना आई होती तो ये दूसरी दुनिया से आए लोगों के लिए किसी विश्वकोश से कम नहीं था। उसकी दी हुई जानकारी के बाद मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मिर्समार पार्ट 2। 5 दिन बाद मैं एसाराड किंगडम के उत्तर में स्थित फ्री सिटी पहुंच गया। ये भले ही सीमा पर बसा शहर था, लेकिन इसका आकार और आबादी बहुत बड़ी थी। यहाँ विशाल मैदान थे और आसपास अनगिनत डंजियन मौजूद थे। इसी वजह से बहुत से बाहरी लोग यहाँ आते थे। वे या तो हंटर होते थे या हंटर बनने की इच्छा रखते थे। इनमें दूसरी दुनिया से आए लोग भी शामिल थे और मैं भी उन्हीं में से एक था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं हंटर बनना चाहता हूँ, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक साथ अपनी तलवारें निकाल ली। सबकी नजरों में मेरे लिए दुश्मनी थी। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर बैठी लड़की भी हकलाने लगी, मतलब आप अभी तक हंटर नहीं है। कमरे में मौजूद सभी लोग पसीना पसीना हो गए। इतना ताकतवर शरीर और अभी तक हंटर नहीं? कहीं ये दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान तो नहीं? चूंकि किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनसे बहस नहीं की। मैं बस जल्दी से रजिस्ट्रेशन पूरा करके वहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं काफी घबराया हुआ था। मुझे डर था कि कहीं यह परीक्षा मेरी असली पहचान न बता दे। अगर मैं अभी भागता तो यह खुद ही अपनी पहचान कबूल करने जैसा होता। इसलिए मैंने जोखिम लेने का फैसला किया। जरूरत पड़ी तो सबको मार दूंगा। परीक्षा के बाद जो परिणाम सामने आया वह 5वां लेवल था। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना कमजोर हूँ। यहाँ तक कि रिसेप्शन वाली लड़की भी अपना सिर छिपाकर हंसने लगी। वह लगातार मुझसे माफी मांगती रही। उसने बताया कि जिन लोगों की पहचान नहीं होती उन्हें अक्सर दूसरी दुनिया से आया हुआ समझ लिया जाता है। अगर मेरा लेवल थोड़ा और ऊंचा होता तो जरूर गलतफहमी हो जाती, क्योंकि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग आमतौर पर 20वें लेवल के होते हैं और वे भी लगभग मेरी जैसी बातें ही कहते हैं। लेकिन इतना ऊंचा लेवल होने के बाद कोई पहली बार हंटर बनने नहीं आता। यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर राहत मिली। अच्छा हुआ कि मेरा लेवल इतना कम था। हंटर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए जो 300 गोल्ड कॉइन लगे, वे भी मैंने कुछ दिन पहले ड्रैगन मैडम से उधार लिए थे। इतनी जल्दी उनमें से ज्यादातर खर्च हो जाने का मुझे दुख हुआ। रिसेप्शन वाली लड़की ने मुझे बैज देते हुए कहा कि इसे कभी खोना मत, वरना नया बनवाने के लिए 80 गोल्ड कॉइन और देने पड़ेंगे। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस दुनिया में जरूर कुछ बड़ा करूंगा। इसके बाद मैंने उससे डंजियन देखने की अनुमति मांगी। मेरी बात सुनकर पास खड़े एक हंटर ने मेरा मजाक उड़ाया। 5वें लेवल का आदमी डंजियन जाएगा? नहीं, ये तो सीधा मरने जैसा है। तभी रिसेप्शन वाली लड़की ने देखा कि ओराड आ गया है। उसने पूछा कि क्या वे लोग साटे फॉरेस्ट जाने के लिए टीम बना रहे हैं। औरत ने कहा कि ऐसे मिशन कम लेवल के हंटरों को नहीं सौंपने चाहिए, इसलिए वह खुद जा रहा है। मुझे लगा कि यह आदमी बहुत कमजोर है, लगभग उस ड्रैगन जितना ही, बस इसके साथ वाले लोग उससे भी ज्यादा कमजोर थे। रिसेप्शन वाली लड़की ने देखा कि ओरड लगातार मेरी तरफ देख रहा है। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा कि उनकी टीम में एक सदस्य की कमी है, क्या मुझे उनके साथ भेजा जाए? ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक मेरा नाम लेगी, लेकिन ऐसे आदमी के साथ टीम बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तभी औरत ने बहुत घमंडी अंदाज में कहा कि उसे माफ किया जाए। उसकी टीम में पहले ही नया सदस्य आ चुका है, इसलिए उसके पास जगह नहीं है। टीम के पीछे चल रही एक महिला ने अपना नाम ल्यू रुयान बताया। वह 25वें लेवल की मैच थी, लेकिन यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। सिस्टम में उसका लेवल 37 दिखाई दे रहा था। क्या वह अपनी ताकत छिपा रही थी? शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। वह मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे वैसे भी उस टीम में शामिल नहीं होना था। तभी औरत अचानक गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अगर उनकी खूबसूरत सेली ने कहा है तो वह 5वें लेवल के कचरे को भी टीम में रख लेगा। मैं उसे मार न दूं इसलिए चुप रहा, लेकिन वह खुद मेरे पास आकर मुझे उकसाने लगा। उसने मेरी पीठ पर लगी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन वह तलवार हिली तक नहीं। यह देखकर मेरा चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। मैंने मुड़कर उसे ऐसी नजर से देखा जैसे उसे मार डालूंगा। वह डर के मारे पसीने से तर हो गई। कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। जब मैंने देखा कि उसने अभी भी तलवार नहीं छोड़ी है तो मैंने खुद अपनी लोहे की तलवार उठा ली, लेकिन वह अब भी उसे कसकर पकड़े रही। यह देखकर किसी ने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि इतने मजबूत शरीर वाला आदमी आसानी से दर्जनों लोगों को हरा सकता है। तभी औरत ने देखा कि बॉकमैन आ गया है। उसने बॉकमैन से कहा कि वह नए लोगों को सिखाने के बीच में दखल न दे, लेकिन बॉकमैन ने उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि यहाँ लड़ाई करने पर रोक नहीं है, लेकिन अगर एसोसिएशन को नुकसान पहुंचा तो इसका मतलब होगा कि तुम लोग हमें चुनौती दे रहे हो। यह सुनकर मैंने तुरंत अपना हथियार रख दिया। मैंने कहा कि मेरा किसी से लड़ने का इरादा नहीं है। जमीन पर बैठा औरत फिर भी चिल्लाने लगा। उसने कहा कि मेरे जैसे 5वें लेवल के कचरे को उसके अलावा कोई टीम में नहीं लेगा। भले ही मुझे यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। इस लेवल पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तभी बोकमैन ने मेरे मजबूत शरीर पर हाथ रखकर कहा कि मेरे लिए लेवल बढ़ाना बहुत आसान होगा। उसने कहा कि वह हमेशा से मेरे जैसे ताकतवर शरीर वाले आदमी को ढूंढ रहा था। क्या मैं उसकी टीम में शामिल होना चाहूंगा? उसने कहा कि ऐसा शरीर बनाने के लिए मैंने जरूर बहुत कठिन ट्रेनिंग की होगी, इसलिए मेरे लिए लेवल बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। मैं इस टीम में ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं था, लेकिन चूंकि मैं यहाँ आ ही गया था, इसलिए मैंने उनके नियमों का पालन करने का फैसला किया और उनकी टीम में शामिल हो गया। उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि फ्री सिटी डंजियन और राक्षसों से भरा हुआ शहर है। यहाँ राक्षसों का शिकार करने वाले हंटरों के इर्द गिर्द बहुत बड़ा व्यापार चलता है। फ्री सिटी में मुख्य रूप से 2 शिकार क्षेत्र हैं। पहला इब्न प्लेन का डंजियन और दूसरा साटे फॉरेस्ट का प्रवेश द्वार। साटे फॉरेस्ट के आसपास कुछ छोटे गांव हैं। जंगल के मूल निवासी राक्षस आमतौर पर उन गांवों पर हमला नहीं करते, इसलिए वे मुख्य शिकार नहीं थे। लेकिन हाल ही में साटे
साटे फॉरेस्ट के पास के गांवों पर लगातार राक्षसों के हमले होने लगे थे। कारण पता लगाने के लिए बहुत से हंटर वहां आए हुए थे। उन राक्षसों का नाम डीफाक था। डीफाक साटे फॉरेस्ट में रहने वाले निम्न स्तर के राक्षस थे। उनकी चाल थोड़ी धीमी थी, लेकिन उनका शरीर बहुत बड़ा था। वे आसानी से चट्टानों को तोड़ सकते थे। ऐसे राक्षसों का सामना करते समय उनके हमलों को सीधे झेलना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन बॉकमैन बस एक पल के लिए लापरवाह हुआ। तभी उसके पीछे एक और डीफाक आ गया। जब तक उसे पता चला, भागने में बहुत देर हो चुकी थी। उसी खतरनाक पल में उसके साथी ने आगे बढ़कर उस राक्षस का हमला रोक लिया। बाकी दो साथी तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने अपने भाले से उसे जोरदार वार किया। दोनों डीफाक को खत्म करने के बाद बार्नार्ड ने मजाक किया। उसने कहा कि बॉकमैन को एक डीफाक ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए? लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बॉकमैन के कंधे पर चोट लगी है, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने उसे तुरंत इलाज कराने को कहा। बॉकमैन ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी चोट थी। लेकिन टीम का चिकित्सक रोल्फ जल्दी ही वहां पहुंच गया। उसने आध्यात्मिक जादू का इस्तेमाल करके अपने भाई का इलाज किया। कुछ ही समय में बॉकमैन का कंधा फिर से पहले जैसा हो गया। ये देखकर वह अपनी मांसपेशियां दिखाने लगा। रोल्फ अभी खुशी हो रहा था कि उसके पीछे एक डीफाक आ गया। अच्छी बात यह रही कि टीम के मैज ने समय रहते उसे देख लिया। उसने फायर रिफाइनिंग हैमर जादू का इस्तेमाल करके उस राक्षस को पीछे धकेल दिया। यही बॉकमैन की टीम का आखिरी सदस्य था। वह 18वें लेवल का मैच था। उसका काम पीछे रहकर अपने साथियों की मदद करना था। इस पूरी टीम की लड़ाई की शैली रक्षा करते हुए हमला करने की थी, इसलिए उनकी स्थिरता बहुत मजबूत थी। इसी वजह से उन्हें अक्सर विशेष घेराबंदी वाले मिशन मिलते थे। फ्री सिटी में उनका मिशन पूरा करने का रिकॉर्ड सबसे अच्छा था। उन्हें सबसे भरोसेमंद टीम माना जाता था और नए हंटरों के लिए इस टीम से बेहतर कोई विकल्प नहीं था।